जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मेरा मुद्दा होने वाला है आरक्षण की बात करें तो इसको रिजर्वेशन भी आप कह सकते हो। और रिजर्वेशन जो है इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। इस वीडियो को मैं आपको बता दूं मैंने रिजर्वेशन या आरक्षण के मुद्दे को ही क्यों चूज़ किया। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे कारण ये है कि यूट्यूब पे जो है यदि आप सर्च करोगे कि रिजर्वेशन तो आपको रिजर्वेशन सही और गलत को बताने वाले तो कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट उसके कोई लीगल प्रोविजंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या जजमेंट की बात करी जाए तो ये वीडियो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी की गंभीरता को मैं समझते हुए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत ही जो है डीप में बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जजमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी जो है आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड उन पर बात करूँगा। और जितनी भी अंडरस्टैंडिंग एक रिजर्वेशन के वीडियो को समझने के लिए होनी चाहिए, जितने भी प्रावधान उनसे रिलेटेड होने चाहिए उनकी मैं बात करूंगा। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो की यदि बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन आखिर ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे जो है यूट्यूब पे कई सारे वीडियो हैं जो कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो मैं इस पे बकवास करने की नहीं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन क्या ज़रूरी है या नहीं है। तो इस पे देखिए बहुत सारी डिबेट है, तमाम तरीके के लोगों के बीच में डिबेट रहती है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई कहता है रिजर्वेशन होना चाहिए। जो कहता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए उसके तर्क ये रहते हैं कि हर व्यक्ति जो है, हर जो शख्स है इस दुनिया का वो इक्वली पैदा हुआ था, इक्वली जन्म लिया था, तो सबके अंदर एक ही तरीके की संभावनाएं हैं। तो जिसकी बस की हो वो नौकरी निकाल ले, जिसकी बस की नहीं है वो नौकरी ना निकाले। तो ऐसा जो है जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट रहते हैं वो ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और बहुत सारे लोगों का इसके विपक्ष में मानना ये है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है उसके पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाया है, तो इसलिए रिजर्वेशन उसके लिए होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए फुटबॉल जब खेलते हो तो किसी एक व्यक्ति के लिए आप जो है फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसको ऊपर कर दीजिए और किसी के लिए नीचे कर दीजिए तो आप पाओगे। या फिर मान लीजिए किसी खिलाड़ी की जो हाइट है, जो ऊपर बड़ी हाइट का है उसके लिए ज़्यादा एडवांटेज रहेगा फुटबॉल में, जबकि जो छोटी हाइट का है उसको एडवांटेज कम मिलेगा। तो ये मुकाबला बराबरी का कहाँ हुआ? ये जो है एक अगेंस्ट तर्क दिया जाता है रिजर्वेशन के पक्ष में, यानी कि मुकाबला तो बराबरी का कराओ। यानी कि जो नौकरियां हैं उनमें यदि रिजर्वेशन रखोगे तो मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? यदि आप जो है रिजर्वेशन नहीं दोगे उस व्यक्ति को जो है नीचे तबके से आया है और जिसको सारी सुविधाएं नहीं मिली आज तक, तो मुकाबला बराबरी का कहाँ हुआ? यानी कि बराबरी पे मुकाबला को लाने के लिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वहीं पे कुछ लोग बात करते हैं कि रिजर्वेशन हम क्यों दें, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने था उन्होंने विभेद किया, उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन समाज में किया। लेकिन हमारी उसमें क्या गलती है? हम जो है ये डिस्क्रिमिनेशन का बोझ क्यों ढोएं और हम रिजर्वेशन क्यों दें? हम अपने पदों को क्यों किसी दूसरे जाति समुदाय को दें? तो इसके पीछे तर्क ये निकल के आता है कि जैसे मान लीजिए आप जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो जो है आप अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेने के जिम्मेदार होते हो, बट उनके द्वारा किए गए गलत कृत्यों के बारे में आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं होते हो? तो फिर इस बात पे जो है आप फंस जाते हो कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए पूर्वजों की, उसके लिए तो आप लेना तैयार हो कि हाँ प्रॉपर्टी हमें चाहिए, बट जब आप उनके बुरे कृत्यों की जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन समाज के साथ किया उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, तो उनके लिए भी ये तर्क आता है। तो मेरी यहीं पे जो है बहस खत्म हुई और मैंने आपको बता दिया कि रिजर्वेशन जो है वो ज़रूरी है या नहीं है। बाकी मानना ना मानना आपका है, बट मैं यहाँ पे वीडियो का मेरा टॉपिक ये नहीं है कि रिजर्वेशन अच्छा है कि बुरा है। मैंने सिर्फ ऐसे ही छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाई। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, जो शायद अभी तक आपने यूट्यूब के वीडियो में नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले बात कर लेते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है, यानी कि सामाजिक न्याय क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस समझना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो कि बस न्याय का मतलब न्याय नहीं होता है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। जस्टिस, सोशल जस्टिस, जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरा, अब आपसे मैं पूछूं कि ये मार्कर किस व्यक्ति को आपको देना चाहिए? जिस व्यक्ति ने मार्कर बनाया है, या जिस व्यक्ति को मार्कर इसे यूज करना आता है, या जिस व्यक्ति ने इस मार्कर को बनाने के लिए पैसे दिए हैं? तो आप कहोगे ये कैसा सा क्वेश्चन है, मतलब सीधी बात है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे सीधी बात है कि जो मार्कर चलाना जानता हो उसको ये मार्कर मिलना चाहिए, बट उसका क्या? जिसने पैसे लगाए हैं। बट उसका क्या? जिसका ये मार्कर जो है
तो ये तमाम तरीके के, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जस्टिस, न्याय एक बहुत ही डायलेमा टाइप का सब्जेक्ट है और न्याय करना सबकी बस की नहीं होती। इसके लिए तमाम तरीके के पैरामीटर्स आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। तो सोशल जस्टिस की बात की जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अंदर आप देखोगे तो जस्टिस का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का जो है बराबर तरीके से बंटवारा समाज में किया जाए। अपॉर्चुनिटी यानी कि जितनी भी जो है अवसर होते हैं उन सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट समाज में बराबर तरीके से किया जाए। प्रिविलेज का मतलब होता है कुछ एक्सेप्शनल और स्पेशल राइट्स, मतलब सबको जो है एक तरीके के विशेषाधिकार जो है सबको प्राप्त हो। ऐसा ना हो किसी एक वर्ग विशेष को ज़्यादा प्राप्त हो गया, किसी वर्ग विशेष को नहीं प्राप्त हुआ, मतलब सबके बीच जो है इक्वलिटी की भावना लानी चाहिए। और ये हमारे सोसाइटी में जो है वेल्थ हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, चाहे प्रिविलेज हो, वेल्थ का मतलब है धन, अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर और प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार, हमारे समाज में जो है सभी को बराबर मात्रा में मिले। और इसका निर्धारण करने वाली साइंस को ही हम जो है सोशल जस्टिस कहते हैं, यानी कि सामाजिक न्याय। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रक्रिया है। और इसके यदि बात की जाए तो सोशल जस्टिस आखिर किया कैसे जाता है, तो सोशल जस्टिस की अगर बात की जाए तो हमारे समाज में जो है सोशल जस्टिस करने के लिए वैसे तो बहुत सारे समुदाय हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वगैरह, बट उनमें से जो निचला तबका है उसके लिए कैसे सोशल जस्टिस किया जाए। आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है बात कही गई है, यानी कि हमारे समाज में जो है सबको जो है इक्वल नज़रों से ट्रीट करना चाहिए। तो हम किसी एक वर्ग विशेष को ज़्यादा राइट्स क्यों दे दें, जैसे एससी और एसटी और ओबीसी को ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, ऐसा क्यों किया जाए। तो इसके पीछे यदि आप चलोगे तो हम आपके जो है आर्टिकल नंबर 46 में ये कहा जाता है कि हम जो है समाज में डिस्क्रिमिनेशन जो पास्ट में हो चुका है उसको ख़त्म करने के लिए हम भविष्य में जो है अगर कोई सरकार किसी निचले तबके को जो सोशली एंड एजुकेशनली वीक है, मतलब जिसको जो है आज तक समाज में जो है सामाजिक रूप से और शिक्षा के स्तर पे अगर उसका उद्धार नहीं हो पाया है, यानी कि ऊपर वो नहीं पहुंच पाया है और कमज़ोर है, तो उसको जो है हम कुछ स्पेशल राइट्स देंगे जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। और ये सोशल जस्टिस करने का जो तरीका है वो आता है अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा। ये अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, हो सकता है आपने पहली बार ये नाम सुना हो, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव का एक्शन का मतलब होता है धनात्मक कार्य, यानी कि सोशल जस्टिस करने के लिए आप जो है आपको कहीं ना कहीं कानून में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। मतलब आप जो है ये नहीं कह सकते हो कि सभी व्यक्तियों को इक्वल ट्रीट कीजिए, नहीं, यदि आपको रिजर्वेशन करना है तो इक्वल ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, आपको कुछ राइट्स स्पेशल देने पड़ेंगे एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी को। तो जब अफर्मेटिव एक्शन की बात आती है तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था अमेरिका से। अमेरिका में एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए थे प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन। इन लिंडन जॉनसन ने जो है पहली बार अफर्मेटिव एक्शन का जो कार्यक्रम है वो ब्लैक लोगों के लिए स्टार्ट किया था। मतलब अमेरिका में अगर आपको पता हो तो ब्लैक वर्सेज वाइट चलता है, जैसे यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वगैरह ये सब दुनिया का चलता रहता है। तो जो लिंडन जॉनसन थे उन्होंने पहली बार अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी अमेरिका में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। और जब अफर्मेटिव एक्शन को इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जी हाँ, अफर्मेटिव एक्शन में जो है आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो किसी विशेष सोशल ग्रुप को, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, प्रेफरेंस देते हो। अब प्रेफरेंस देने का तरीका क्या होता है, मतलब आप क्या करोगे कि कुछ जो कैटेगरी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सोशल ग्रुप हैं एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, उनको आप क्या करोगे, कुछ स्किल्स प्रदान करोगे। मतलब उन्हीं विशेष ग्रुप को जो है आप स्किल्स प्रदान करोगे ताकि उनके पास स्किल्स आएँ और स्किल्स के बाद जो है आप वो जो है एक सशक्त व्यक्ति बन पाएंगे और जिसके बाद वो जो है नौकरी पा सकते हैं। ये तो हो गया वीकर तरीका, मतलब कमज़ोर तरीका जो है ज़्यादा वर्क करता नहीं। सरकारें कहाँ कोई स्किल इंडिया चलाया तो जाता है बट उसको कुछ होता नहीं है। अब एक स्ट्रॉन्ग वर्जन इसका क्या है अफर्मेटिव एक्शन का, तो अफर्मेटिव एक्शन का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का, अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब है किसी वर्ग विशेष को विशेष दर्जा दे देना। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है क्लैरिफाई कर देता हूँ। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई दो पोस्ट हैं और उन दो पोस्ट में जो है एक व्यक्ति दो पोस्टों में जो है एक व्यक्ति ओबीसी से खड़ा हुआ या एक व्यक्ति जो है जनरल से खड़ा हुआ, तो हम यदि चाहे भले ओबीसी वाले के कम नंबर आए हों, बट हम क्या करें कि ओबीसी वाले को नौकरी दे दें जनरल के मुकाबले, तो हम ये क्या करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब हमने क्या किया कि जनरल वाले को जो है बाहर कर दिया, ओबीसी वाले के कम नंबर आने के बावजूद भी
कम नंबर आने के बावजूद भी हमने इसको नौकरी दे दी। या आप ऐसे कर लीजिए, अगर इसको इक्वल नंबर आए होते, जैसे मान लीजिए इसके 100% नंबर, इसके भी 100% नंबर, तो भी जो है हम इसी को नौकरी दे दें, यही कहलाता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब आपने एक वर्ग विशेष को जो है हटा करके आपने जो कमजोर तबका था ओबीसी का या एससी का या एसटी का, उसको आपने प्रेफरेंस दे दी, यही कहलाता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये एक तरीके का रिजर्वेशन नहीं होता है, बट ये प्रेफरेंस होती है, आपने प्रेफरेंस पहले उसको दी है, रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आता है। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया 2 तरीके से होता है। एक वीकर वर्जन इसका आता है जिसमें आपको स्किल दी जाती है कमजोर वर्गों को, और एक होता है स्ट्रांग वर्जन। इस स्ट्रांग वर्जन में जो है आप कोटा निर्धारित कर देते हो, मतलब कि 15% सीट जो है वो एससी कैटेगरीज भरी जाएंगी, 7.5% सीट जो है वो एसटी कैटेगरीज फिल की जाएंगी, और जो 27% सीट हैं वो ओबीसी कैटेगरी से फिल की जाएंगी, और 10% जो सीटें हैं वो ये जो है इकोनॉमी EWS कैटेगरी से फिल की जाएंगी। ये आपने क्या किया, कोटा बना दिया कि 15% एससी कैटेगरी से, 7.5% एसटी कैटेगरी से एंड 27% ओबीसी कैटेगरी से, 10% EWS कैटेगरी से जो है सीटों का जो है भरा जाएगा। यानी कि इतनी सीटें आपने रिजर्व कर दी, इसी को कहते हैं रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम, मतलब आपने कोटा निर्धारित कर दिया। ठीक है, अब जो है हमारा वीडियो का जो ये एक टॉपिक था सोशल जस्टिस और किस तरीके से प्रोविजन किए जाते हैं, और सोशल जस्टिस मैंने आपको बताया अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन के बाद मैंने बताया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के 2 तरीके होते हैं, वीकर तरीका, एक स्ट्रांग तरीका। वीकर तरीके में स्किल दी जाती है, जबकि स्ट्रांग तरीके में जो है कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो है पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे SC एंड ST सोशल ग्रुप के बारे में, यानी कि ये SC और ST सोशल ग्रुप क्या होता है और क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इसके लीगल जो है जजमेंट्स हैं, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या इसके आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं SC कैटेगरी के बारे में, SC एंड ST। तो SC एंड ST पे जो है हम बात करने जा रहे हैं। और SC एंड ST की यदि बात की जाए तो ये दरअसल SC और ST कैटेगरी आगे दुनिया में आई कहाँ से, भारत में कहाँ से आई। तो SC और ST जो है ये एक सोशल ग्रुप हैं। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है कुछ निचले तबके के लोग, कुछ निचली जातियों के लोग, जिनको जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित कहते हैं और वहीं महात्मा गांधी हरिजन कह के पुकारते हैं। और जो ST जाति है ये ट्राइब्स वगैरह होती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो ST कैटेगरी में आते हैं, जबकि निचले तबके के कुछ लोग होते हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली वीक होते हैं, उनको SC कैटेगरी में रखा जाता है। ये सबसे पहली बार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार इसको SC और ST जो सोशल ग्रुप थे उनको अस्तित्व में लाया गया। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यदि अस्तित्व में लाने की बात है तो वो की गई थी 1932 में। 1932 में यदि आपको याद हो तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है वो एक कम्युनल अवार्ड पेश किया था, जिसका मतलब ये था कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता हो कि मार्ले मिंटो ने जो है एक जो फादर ऑफ जिनको जो है मतलब जाति सिस्टम के लिए उन्होंने जो है अलग अलग लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। जैसे मान लीजिए कि हिंदुओं के लिए हिंदू वोट करेंगे, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोट करेंगे, मतलब अपने उम्मीदवार को उसी जाति विशेष के लोग वोट करेंगे। इसी को लेकर के रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में ये कहा था कि हिंदुओं में हिंदू को वोट नहीं करेंगे, बल्कि हिंदू के अंदर भी हम तमाम तरीके का जो है डिवाइडेशन कर देंगे कि दलित लोग दलित को वोट करेंगे, हिंदू को वोट करेंगे, और अदर जातियां, मतलब हिंदुओं के अंदर डिवाइडेशन चालू कर दिया, जिसको रोकने के लिए पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में? तो पूना पैक्ट साइन हुआ था MK गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच, जिसमें यह कहा गया कि हम जो है दलित तक को जो है दलितों को जो है अलग से हिंदुओं के अंतर्गत दलितों को अलग नहीं करेंगे, एक ही में रखेंगे, बट हम रिजर्व सीटें कर देंगे और किसके लिए? दलितों के लिए। तो इस पे जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर मान गए और गांधी जी भी मान गए, और उसके बाद जो है पूना पैक्ट हो जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदुओं के अंदर हम अलग से डिवाइडेशन नहीं करेंगे, बल्कि दलितों को सीटें रिजर्व कर देंगे। हम ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है इसको कहीं ना कहीं इसमें इम्प्लीमेंट करने से बचेंगे। तो फाइनली जो है रिजर्व सीटों का जो प्रावधान था वो पूना पैक्ट में साइन हो चुका था MK गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंतर्गत। तो ये जो है
आप एक तरीके से ओरिजिन मान सकते हो यहाँ से। बट जो लीगली इंट्रोडक्शन इसका हुआ था SC और ST कैटेगरी का, वो होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और ये जो कम्युनिटी है, ये जो सोशल ग्रुप है, इसमें आते कौन है? तो इसमें आते हैं हिंदू दलित आते हैं, और जो है सिख आते हैं सिख में जो दलित लोग हैं वो आते हैं, और इसमें जो है बुद्धिस्ट भी आते हैं। जी हाँ, इसमें बुद्धिस्ट भी आते हैं, और इसमें मुसलमान और ईसाई लोग नहीं आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम माने तो इसमें जो है करीब 1206 कास्ट आती हैं SC एंड ST कैटेगरी में, SC कैटेगरी में जो है 1206 कास्ट आती हैं। अब शेड्यूल कास्ट से जुड़े हम कुछ जो है लीगल जो है आर्टिकल्स पे बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर हम 54 की बात करें, इसके रिलेटेड बात आर्टिकल है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजनशिप और सिटीजन्स ऑफ SC एंड ST, यानी कि सरकार जो है, स्टेट जो है, उसको कोई भी रोकेगा नहीं अगर स्टेट जो है अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाती है। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स ऑफ SC एंड ST कैटेगरी, यानी कि SC एंड ST कैटेगरी के लिए यदि कोई एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट में यदि एडमिशन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाती है सरकार, तो अगर किसी SC एंड ST कैटेगरी में एजुकेशनली जो एंड सोशली बैकवर्ड जो कास्ट है SC और ST, इसके लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाता है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर कुछ नहीं कहेगा, यानी कि उसको सही माना जाएगा। कोई भी जो है उस पर गलत मतलब आपत्ति नहीं उठाई जाएगी कि आप स्पेशल क्यों तरजीह दे रहे हो। तो ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन है SC एंड ST, उसके लिए अगर कोई आर्टिकल नंबर 15(4) में स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो उसको जो है आप ये नहीं कह सकते, चैलेंज नहीं उसको किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। फिर आर्टिकल नंबर 15(5) में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 15(5) में कहा गया है, ये देखिए इसमें कहा गया आर्टिकल नंबर 15(4) में ये कहा गया कि सोशली एंड एजुकेशनली जो वीक हैं SC और ST के कुछ जो सिटीजन्स, उनको जो है सरकार स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है उनके लिए। और आपको आर्टिकल 15 अगर पता हो तो वहाँ पे रेस, कास्ट, इसके आधार पे आप विभेद नहीं करोगे किसी के बीच में, ये कहा गया है। मतलब आप किसी जाति विशेष को जो है विशेष नौकरी दे दो और किसी जाति विशेष को देख करके उसको नौकरी नहीं दे रहे हो, तो आप किसी भी जाति आधार के भेद नहीं करोगे। इसको लेकर के आर्टिकल नंबर 15(4) में रोका गया है कि नहीं, हम जो है एक कानून स्पेशल बना सकते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। और फिर आर्टिकल नंबर 15(5) में ये कहा गया है कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होंगे उसमें जो है इन लोगों को स्पेशल एडमिशन और स्पेशल सीटें अलॉट की जा सकती हैं। आर्टिकल नंबर 15(5) में ये बात की गई है। आर्टिकल नंबर 15 क्लास 5 एंड आर्टिकल नंबर 15 क्लास 4 में जो है स्टेट को ना रोकने की बात कही गई है। फिर आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4 की अगर बात की जाए, आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4 जो है नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। इसमें कहा गया है कि नौकरी में जो है SC और ST को जो है रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि इसमें जो है जॉब के बारे में बात की गई, SC एंड ST को जो है आप रिजर्वेशन दे सकते हो सीधा सीधा। फिर आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 46 अगर आपको पता हो तो आर्टिकल नंबर 46 DPSP में आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक तरीके के जो है इनजस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल जो प्रोविजंस होते हैं जिसमें स्टेट को ये डायरेक्ट किया जाता है कि आप किस तरीके के कानून बनाएंगे। तो उसमें आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो सामाजिक जो भेदभाव होता है और जो उनका शोषण होता है SC और ST को हम जो है सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन जो होता है SC एंड ST का, उससे जो है स्टेट इनकी रक्षा करेगा, ये कहा गया आर्टिकल नंबर 46 में। और जो सोशल इनजस्टिस कैसे होता है, सोशल इनजस्टिस का मतलब है कि इनके जो एजुकेशनल एंड जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, यानी कि इनके जो हित हैं उनमें जो है उनका जो है एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा स्टेट। फिर आर्टिकल नंबर 164 में कहा गया है,
आर्टिकल नंबर 164 में कहा गया है, क्या कहा गया है? आर्टिकल 164 में कहा गया कि मिनिस्टर इंचार्ज बनाया जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC, यानी कि मिनिस्टर इंचार्ज बनाया जाएगा, एक पद बनाया जाएगा मिनिस्टर इंचार्ज का, जो वेलफेयर के लिए काम करेगा SC ST और OBC के लिए। और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ये जो है मिनिस्टर इंचार्ज बनता है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 330 पे। आर्टिकल नंबर 330 कहता है, 330 कहता है कि लोकसभा में SC एंड ST को जो है हम रिजर्वेशन देंगे, यानी कि लोकसभा में SC एंड ST सीटों को जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लोकसभा की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल नंबर 332 की बात करें, यानी कि आर्टिकल नंबर 332 की बात करें तो ये बात करता है, आर्टिकल नंबर 332 बात करता है विधानसभा में जो विधानसभा होती हैं, विधानसभाएं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, उसमें जो है रिजर्वेशन की बात करता है SC एंड ST के लिए, आर्टिकल नंबर 332। वहीं पे आर्टिकल नंबर 334 की बात की जाए, आर्टिकल 334 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर SC एंड ST, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में के साथ साथ जो है स्टेट लेजिस्लेचर में भी, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल और लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है अगले 80 साल के लिए, जब से ये संविधान लागू हुआ। यानी कि अगर 50 में अगर 80 जोड़ोगे तो 2030 तक के जो है ये रिजर्वेशन चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे एक कम्युनिटी और जुड़ी थी जिसका नाम था एंग्लो इंडियन, और इस एंग्लो इंडियन को जो है 70 साल के लिए कहा गया था, 70 ईयर तक, संविधान के शुरू होने के साथ 70 साल तक कहा गया था। यानी कि एंग्लो इंडियन का पद जो है, एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन देना खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ये जारी है। लोकसभा और जो है स्टेट लेजिस्लेचर में जो है अगले 80 सालों तक, यानी कि आज़ाद जहाँ से संविधान लागू हुआ उसके 80 सालों तक, अगले 80 सालों तक हम इन लोगों को रिजर्वेशन देते रहेंगे। बट एंग्लो इंडियन चूंकि 70 साल था और वो खत्म हो चुका है, इसलिए एंग्लो इंडियन को अब कोई जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता है। एंग्लो इंडियन का मतलब वो लोग होते हैं जो है इंग्लैंड से आए थे यहाँ पे जो है शासन करने, और जो मतलब कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति, लंदन का व्यक्ति उस समय का हो सकता है, जिसने जो है यहाँ पे शादी भी कर ली और यहाँ पे जो है परिवार बसा लिया। अगला बात करते हैं आर्टिकल नंबर 335। आर्टिकल नंबर 335 पे अब हम जा रहे हैं, और आर्टिकल नंबर 335 जो बात करता है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल नंबर 335 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर जो 335 है, एक सेकेंड, आर्टिकल नंबर 335, तो आर्टिकल 335 है वो बात करता है क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्व एंड पोस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि SC एंड ST ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि उनको जो है नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, और उनके लिए कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन करने चाहिए, जैसे उनकी जो मार्किंग है, यानी कि जो उनके नंबर हैं वो कम लिए जाएं। इसलिए आप देखते होंगे कि SC की जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है, ST की कट ऑफ कम जाती है, OBC कट ऑफ कम जाती है, जबकि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। मतलब उनके लिए कुछ इवोल्यूशन जो है, यानी कि जो कापियों का करने का है उसको कम किया जाए, और वो ऐसा क्लेम कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 335 के अनुसार। आर्टिकल नंबर 338 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 338 कहता है कि आप जो है, ये देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी, एक नहीं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी जो है एक आयोग बनाया जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर SC, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर SC बनेगा, यानी कि ये जो है शेड्यूल कास्ट का एक आयोग बनाने का जो है प्रोविजन करता है। और ये कोई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये जो है कि स्टैचुटरी बॉडी है या जो है एक तरीके से लीगल बॉडी है। तो ये जो है संविधान से बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 338A, आर्टिकल नंबर 338A जो है वो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर ST, यानी कि ये नेशनल कमीशन फॉर ST कैटेगरी के लिए बात करता है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है एक आयोग बनाने की भी बात करता है। वहीं पे जो है आर्टिकल नंबर 341 की यदि बात की जाए, आर्टिकल नंबर 341 की अगर बात की जाए तो ये बात करता है, किसके लिए बात करता है? ये बात करता है empowers president to specify caste, races or tribes as scheduled caste under संविधान, यानी कि ये जो है ये ताकत देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि कौन सी जातियों को
कौन सी जातियों को या रेस को या नस्लों को या ट्राइब्स को प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनको जो है इन द एम्बिट ऑफ एससी कैटेगरी वो ला सकता है। मतलब ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ताकत है कि वो चाहे तो किसी भी कास्ट या किसी भी रेस या किसी भी ट्राइब को एससी कैटेगरी के अंतर्गत ला सकता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ताकत है। वहीं पे अगर बात की जाए जो आर्टिकल नंबर 332 है, आर्टिकल 342 ये बात करता है कि जो भी आपको जो लिस्ट है वो जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको देखने मिलेगी आर्टिकल नंबर 341 में। मतलब आप जो है जो कास्टें आती हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, आर्टिकल नंबर 341 में। आर्टिकल नंबर 366 क्लास 24 कहता है कि एससी का मतलब होता है 341। क्या मतलब आपको एससी कैटेगरी की जो जाति, ये आर्टिकल नंबर 342 अभी मैंने आपको बताया नहीं है, और जो मैंने अभी बताया है वो गलती से निकला है मेरे मुंह से। अभी आप ये समझिए कि आर्टिकल नंबर 366 क्लास 24 ये कहता है कि एससी कैटेगरी में आने वाली जातियों की जानकारी आपको जो है आर्टिकल नंबर 341 में मिलेगी। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 366 क्लास 24 इसके बारे में बात करता है। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 342 क्या बात करता है। अभी मैं आपको जो बोल गया वो गलती से बोल गया। आर्टिकल नंबर 342 बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ताकत है, वो चाहे तो किसी भी जाति, नेशनल या रेस को जो है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत ला सकता है। मतलब जो बात एससी के लिए यहाँ पे की गई है कि किन जातियों को लाना है एससी कैटेगरी के अंतर्गत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ला सकता है। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जिन जातियों को लाना है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ला सकता है आर्टिकल नंबर 342 के तहत। अगली बात की जाए आर्टिकल नंबर 366 क्लास 25 ये बात करता है कि अगर आपको एसटी की कैटेगरी में आने वाली जातियों को अगर आपको देखना है, एसटी कैटेगरी में कौन सी जातियां आती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में कौन सी जातियां आती हैं, तो आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 342 में। ये कौन बात कहता है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 366 क्लास 25 इसके बारे में बात करता है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको बता दें कि एक आर्टिकल और आता है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 243 क्लास डी। ये अगर आपको पता हो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। किसमें, पीआरआई में, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो आए थे उसमें रिजर्वेशन की बात की जाती है एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 243 क्लास डी के अनुसार। ठीक है, तो ये मैंने जो है जितने भी आपके रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, जितने भी जो प्रावधान थे वो मैंने सारे आपको एक साथ इतने सारे प्रोविजन मैंने आपको बता दिए, और शायद आपको जो ये किसी भी यूट्यूब वीडियो में देखने को ना मिले। इसीलिए जो है मैं कभी भी कोई भी वीडियो लाता हूँ तो बहुत रिसर्च करके उस पर लाता हूँ, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होती है। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी फटाक से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक में चाहिए होती है। हालांकि वीडियो लेट आती है बट डीप वीडियो आती है, मतलब जो है आपको इसमें तमाम तरीके की चीज़ों के बारे में अभी पता चलने वाला है। अगला जो सोशल कैटेगरी है, अगला जो आप सुनते हो नाम, वो सुनते हो ओबीसी का। मैं एससी कैटेगरी पे बात कर चुका हूँ, उसके लीगल प्रोविजंस के ऊपर भी बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ अदर बैकवर्ड कास्ट पे, यानी कि ओबीसी कैटेगरी। ये ओबीसी क्या होता है तो ओबीसी समझ लेते हैं। ओबीसी की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ओबीसी की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इसको लेकर के पॉलिटिक्स होती रहती है। तो ये जो कास्ट है, ये जो एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई सोशल ग्रुप नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी थी वो सोशल ग्रुप थी, ये सोशल ग्रुप नहीं है। ये क्या है, ये मिडिल कास्ट है, जो है हायर बर्ड, यानी कि जो अपर जाते हैं, यानी कि जो अपर कैटेगरी है जातियों की, और जो एससी एंड एसटी कैटेगरी है उसके बीच में आती है ओबीसी कास्ट। ओबीसी
अब ओबीसी कैसे आती है, तो ये हमारे देश में सबसे बड़ा लार्ज पॉपुलेशन यानी कि जो कवर करता है वो ओबीसी कैटेगरी ही कवर करती है। और ये जो है ये किस तरीके की कम्युनिटी है, क्या क्या इसके पास है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे देश में जो है 1 मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहूँगा। तो जो हमारे देश में ओबीसी कैटेगरी है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे देश में लैंड ऑनिंग कम्युनिटी है, यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ज़मीन अमीन के मामले में ओबीसी कम्युनिटी जो है स्ट्रांग है। पावरफुल फार्मिंग कम्युनिटी आती है इसके अंतर्गत। वहीं पे अगर बात की जाए, इसमें स्मॉल पीजेंट आते हैं, छोटे छोटे कृषक भी आते हैं, आर्टिसन भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, सर्विस करने वाले लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नोमैड यानी कि घुमक्कड़ प्रकृति के लोग भी ओबीसी में आते हैं। और ये जो पॉलिटिकली डोमिनेटेड कम्युनिटी है, यानी कि इसमें राजनीति जो बड़े बड़े आप पदों पे आसीन लोग देखते होंगे पॉलिटिक्स में, वो भी इसी से लगभग रिप्रेजेंट करते हैं। और लेकिन एक चीज़ इसकी खराब है, वो ये है कि ये अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। किसमें? एजुकेशन में, शिक्षा के मामले में ये थोड़ी अंडर रिप्रेजेंटेटेड रह जाती है। इसलिए इसको जो है हम ओबीसी कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो कैटेगरी है, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जातियों का कि ओबीसी कैटेगरी में कौन सी जाति आएगी, इसकी लिस्ट जो है सेंटर और स्टेट अलग अलग बनाते हैं। इसलिए थोड़ा डाटा में गड़बड़ी रहती है, यानी कि सेंटर की अलग लिस्ट मिलेगी, स्टेट की अलग लिस्ट मिलेगी ओबीसी पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए, जिसका नाम तो है अदर बैकवर्ड कास्ट, लेकिन सवाल ये है कि ये बैकवर्ड का मतलब क्या है, ये कौन बैकवर्ड को डिफाइन करेगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो है बैकवर्डनेस को डिफाइन नहीं किया गया है। और जिस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जाता है उसके लिए हम प्रिफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स। तो यहाँ पे जो है मैं आपके सारे जजमेंट्स लेकर के आया हूँ, क्योंकि पूरी रिसर्च की जाती है किसी भी वीडियो के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस बैकवर्डनेस को लेकर के 3 जजमेंट हैं। पहला जजमेंट है एमआर बालाजी वर्सेज मैसूर, 1963 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी भी ओबीसी कैटेगरी में किसी भी जाति को स्पेसिफाई करने के लिए एक कास्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्टर है। दूसरा केस था एनएम थॉमस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, 1976 का केस है, जिसमें कहा था कि जाति यानी कि कास्ट जो है एक सोल फैक्टर है। किसी भी ओबीसी में जो जाति है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में जो जाति है वो सोल फैक्टर है। फिर जो है इंदिरा साहनी केस, जो तो बहुत फेमस केस है, जिसकी मैं अभी वीडियो में आगे चर्चा भी करने वाला हूं। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कास्ट, किसी भी कैटेगरी में जो कास्ट है वो एक डोमिनेंट फैक्टर होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है किसी भी कैटेगरी में जाति पे एक विशेष बल दिया है अपने तमाम तरीके के जजमेंट के रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया। इंदिरा साहनी जो जजमेंट था वो 1992 का था। एमआर बालाजी वर्सेज मैसूर 1963 का केस था। एनएम थॉमस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1976 का केस था। तो ये मैंने सारे केस थे आपको बता दिए। अब ये जो है ओबीसी एक सोशल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सोशली एंड इकोनॉमिकली हेट्रोजीनियस कास्ट है। मतलब जो एससी और एसटी थी वो सोशली और जो है एजुकेशनली वीक थी, बट ये जो है ये सोशली एंड एजुकेशनली नहीं, इकोनॉमिकली वीक है। ये इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है, मतलब ये समाज में वीक है और इनके पास पैसे की भी थोड़ी कमी है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली एंड सोशली ये वीक क्लास मानी जाती है। और ये कोई ग्रुप नहीं है, पहले आप समझ लीजिए, ये सोशल ग्रुप नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कोई सोशल ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें वो जातियां आती हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है। जैसे एससी एंड एसटी सोशल ग्रुप था, वो ये नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल नंबर 15(4) कहता है कि स्टेट को ये राइट है कि वो ओबीसी के फेवर में कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 15(4) ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजन जो है बना सकता है। और ये स्पेशल प्रोविजन बनाने की जो बात है, ये
आर्टिकल नंबर 15(4) में कही जाती है SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है, और उस पर ये नहीं स्टेट को आप चैलेंज कर सकते हो कि आपने ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमारी जातियों का क्या, आपने किसी कैटेगरी को स्पेशल दे दिया, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। और ये जो आर्टिकल नंबर 15(4) था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ऐड किया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इस आर्टिकल को जो है, इस क्लाज को जो है डाला गया था। वहीं पे आर्टिकल नंबर 15 क्लास 5 की बात करें, आर्टिकल नंबर 15 क्लास 5 बात करता है, आर्टिकल नंबर 15 क्लास 5 बात करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम जो है एडमिशन देने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है हम इन OBC SC और ST कैटेगरी के लिए एक स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो है कुछ सीटें आपको इन लोगों को देनी पड़ेंगी। इसकी जो है बात करता है आर्टिकल नंबर 15 क्लास 5। लेकिन ये देखिए, वो स्कूल चाहे एडेड हो या अनएडेड हो, चाहे सरकार से पैसा मिलता हो चाहे पैसा ना मिलता हो, किसी भी प्रकार का स्कूल हो, सिवाय इसके कि वो माइनॉरिटी स्कूल ना हो, वहाँ पे ये क्लॉज नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। और माइनॉरिटी स्कूल कौन से होते हैं? माइनॉरिटी स्कूल होते हैं जो आपको आर्टिकल नंबर 30 क्लास 1 में देखने को मिलेंगे। मतलब आर्टिकल नंबर 30 क्लास 1 के जो स्कूल हैं, जो माइनॉरिटी स्कूल हैं, उसको छोड़ करके पूरे देश में कानून लागू होता है। ठीक है, अगला बात करिए जाए। अगला बात अगर आप करोगे तो आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4 जो है, आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन इन जॉब, यानी कि जॉब में जो है रिजर्वेशन इनको मिलेगा OBC कैटेगरी को। फिर बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 38 क्लास B, आर्टिकल नंबर 338 क्लास B भी जो है इनके बारे में बात करता है। क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 338B बात करता है कि नेशनल कमीशन एक बननी चाहिए OBC के लिए, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर OBC ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी कि संवैधानिक तरीके से कमीशन, एक आयोग बनना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। और ये कब ऐड किया गया था, किस तरीके से ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अनुसार एक नेशनल कमीशन फॉर OBC होनी ही चाहिए, ये जो है ऐड किया गया था। वहीं पे आर्टिकल नंबर 15 क्लास 5 की बात करी जाए कि एडमिशन में जो है, शिक्षा में एडमिशन में जो है कुछ जो सीटें हैं वो OBC कैटेगरी को दी जाएं। और इसकी बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं था, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो ये का एडमिशन का जो एक रिजर्वेशन देने का जो बात है, वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार ये क्लास डाला गया OBC कैटेगरी के लिए। आगे यदि बात की जाए, आगे यदि बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 340 आता है, यानी कि आर्टिकल 340 बात करता है, आर्टिकल 340 बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास सजेस्ट मेजर्स, यानी कि जो OBC कैटेगरी है इनकी करंट, यानी कि अभी जो इस समय जो इनमें समस्याएं हैं और इनका जो निराकरण करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाई जाएगी जो इंक्वायरी करेगी कि इस जाति में जो है क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसा चीज़ों को सजेस्ट करे कि OBC के ऊपर मतलब रिसर्च कीजिए और उस पर जो है कुछ सजेशन दीजिए ताकि सरकार जो है उस पर वो स्टेप्स ले सके। और ये जो है OBC कैटेगरी के लिए किया गया था, यानी कि जो सोशली एंड एजुकेशनली वीक हैं उनके लिए जो है ये मेजर सजेस्ट किया जाए। ठीक है, और ये इसके लिए एक कमीशन बनाई जाएगी, समय समय पे कमीशन बनती रहेगी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर के तमाम तरीके के केस इंडिया में हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर आता है 342 क्लास ए। 342A बात करता है कि एक सेंट्रल लिस्ट ऑफ SCBC होगी, यानी कि एक इनकी सेंट्रल लिस्ट के बारे में बात करता है, जहाँ पे जो है आपको
इनकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन सी जातियां वगैरह आती हैं। ये सेंट्रल लिस्ट जो है ओबीसी की, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये कब ऐड की गई थी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी जो है वो ऐड की गई थी आर्टिकल 342A में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अनुसार ये ऐड की गई थी सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। वहीं पे अगर बात की जाए आर्टिकल 366 क्लास 26 सब क्लास 6 आर्टिकल 366 क्लास 26 सब क्लास 6 सी। ये समझ लीजिए आप रिसर्च किस लेवल की गई है, इस वीडियो को देख करके आप समझ लीजिए क्योंकि मैं कितना आपको जो है उसमें निकाल के लाया हूं। तो आर्टिकल नंबर 366 क्लास 26 सब क्लास सी कहता है कि जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी है इसकी अगर आपको लिस्ट देखनी है, इसकी जो डेफिनेशन देखनी है, वो डेफिनेशन आपको इसकी कहाँ पे मिलेगी, वो डेफिनेशन मिलेगी आपको आर्टिकल नंबर 342A में। यानी कि अगर आपको लिस्ट और डेफिनेशन वगैरह सब कुछ देखना है तो आप कहाँ पे चले जाइए, आप चले जाइए 342A में चले जाइए। जैसे पिछले वाले केस में था सेम वही है कि इस आर्टिकल ने रिडायरेक्ट कहाँ कर दिया, 342A में भेज दिया कि वहाँ पे जाके देख लीजिए जाकर के कि क्या जातियाँ आई हैं। और ये जो आर्टिकल नंबर 366 क्लास 26 सब क्लास सी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, तो इसको भी ऐड किया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने ओबीसी रिलेटेड सारे आपको जो आर्टिकल्स थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, संवैधानिक प्रावधान थे, मैंने आपको सारे समझा दिए। अब आगे मैं बात करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल नंबर 340 यानी कि 340 को जरा याद रखिएगा। और ये 340 जो है काफ़ी जो है विवादास्पद है और इस पे जो है काफ़ी आयोग हमारे बन चुके हैं। उस पर अगर बात ना की तो इस वीडियो का जो है कोई उद्देश्य बनता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट अब जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तमाम तरीके के आयोगों के द्वारा दिए गए सजेशंस और उनके द्वारा दिए गए केस के निर्णय, जजमेंट और जितने भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बातें की, क्या क्या केस थे जिन पे मैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए ओबीसी पे बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बिल्कुल हाल ही में बताया कि एक आर्टिकल नंबर 340 है और आर्टिकल नंबर 340 बात करता है एक आयोग बनाने की ओबीसी के लिए, जो ये जांच करेगा कि ओबीसी में आखिर चल क्या रहा है, क्या इस पे कोई सजेशन, क्या इस पे कोई मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 340 के अनुसार अगर देखा जाए तो पहली जो कमीशन थी, यानी कि फर्स्ट जो कमीशन थी, पहला आयोग जो था वो बनाया गया था 1955 में। मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 340 बात करता है एक आयोग बनाने की और पहली बार जो ओबीसी के लिए आयोग था 1955 में बनाया गया था। उस आयोग को जो चेयरमैन थे वो थे काका कालेलकर और इसको जो है हम काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं, मतलब काका कालेलकर कमीशन। और इसने जो है बात की थी, सबसे पहले जो है आयोग ने जो है अपने जो है कुछ सजेशन दिए थे और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ये काका कालेलकर आयोग कहा जाता है, लेकिन इसने कुछ साफ बातें की नहीं। उसके बाद जो है अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा आयोग बनाया गया, वो बनाया गया 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में और इस आयोग का नाम था, इसने कुछ ढंग का काम किया और इसका जो चेयरमैन थे वो थे बीपी मंडल। और बीपी मंडल इनका नाम था इसलिए इसको कहा जाता है मंडल कमीशन, यानी कि मंडल आयोग। इसने जरा बेहतरीन काम किया। वो काम क्या था, इसने कहा कि हम जो है, इसने देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके पूरे बैकग्राउंड को कि बीपी मंडल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। बीपी मंडल ने कहा कि हमारे देश में जो ओबीसी कैटेगरी है, जो एससी कैटेगरी है, वो एसटी कैटेगरी है, इसमें जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो इस % में होना चाहिए। अब जब ये चीज़ आप समझोगे तब आप पता लगा पाओगे कि रिजर्वेशन आखिर मिलता कैसे है। तो 27% इसने कहा कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसी को, एससी को मिलना चाहिए 15%, एससी को मिलना चाहिए 15% यानी कि 15%, और जो एसटी कैटेगरी है उसको मिलना चाहिए 7.5%। तो यानी कि टोटल हुआ जाकर 49.5% अप्रॉक्स, 27-15 ठीक है 49.5% अप्रॉक्स जो है हुआ जा करके। यानी कि जो बीपी मंडल कमीशन थी उसने सजेस्ट किया था कि 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, एससी को 15%, एसटी को 7.5% ये जो है बीपी मंडल की सिफारिश थी।
और ये भी बीपी मंडल ने कहा था कि ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 50% का जो सीलिंग लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। सीलिंग लिमिट का मतलब होता है जो फ्लोर होता है उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए, 49.5 ही रहना चाहिए भविष्य में। जिसको लेकर के जो है एक केस हो गया। कहाँ पे केस हो गया समझिए जरा बात को, 50% से ऊपर ना जाए। और इन्होंने जिन आंकड़े का निष्कर्ष निकाला था, देखिए कोई जनगणना होगी उसी के आधार पे तो आंकड़े निकाले जाएंगे, इसे थोड़ा ना कि कुछ भी मुंह से बोल दिए जा करके, तो कुछ आंकड़े भी देना पड़ेगा। तो बीपी मंडल ने कहा था कि मैंने जो स्टडी की है, जो मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मैंने 1931 का जो सेंसस हुआ था, यानी कि 1931 का जो सेंसस हुआ था उस आधार पर मैंने जो है इस आंकड़े को निकाला है। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आगे हम बात बढ़ाएं तो आगे आपको पता चलेगा। अब देखिए जो सेकंड जो कमीशन बना था 1979 में बीपी मंडल वाला, मोरारजी देसाई की सरकार तो गिर गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले किसी वीडियो में। उसके बाद क्या हुआ था, बीपी सिंह की सरकार आई थी। बीपी सिंह की सरकार आई थी। अब देखिए मैं इसी पे बात करूंगा, इस पर थोड़े जजमेंट आएंगे अभी। तो बीपी सिंह की सरकार जो थी उसने 1990 में, बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बीपी सिंह की सरकार ने इस आयोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मंडल केस एक हो गया। मतलब बीपी सिंह ने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहा, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो पहुंच गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाने लगा जा करके कि आप रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो, मतलब सबको ही बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है किसी एक जाति विशेष को आप रिजर्वेशन दे दो। तो फिर हुआ एक केस, और उस केस को बहुत फेमस केस है जिसका नाम है इंदिरा साहनी केस। और इंदिरा साहनी केस जो है, इंदिरा साहनी केस ये जो है 1992 का है। 1992 के इंदिरा साहनी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट को अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जिंदगी में ना समझ पाओगे कि होता क्या है। उस जजमेंट को जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले मैं रिजेक्ट कर देता हूँ जो रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो, जो आप 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो, किसको, आप जो पुअरर सेक्शन है, मतलब जैसे जनरल वाले अपना लगाए बैठे थे, कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें भी कुछ 10% रिजर्वेशन दे दिया करो, जनरल वाले कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जनरल वालों को हम 10% रिजर्वेशन बिल्कुल भी ना देंगे। ठीक है, अब देखिए उस समय 1992 में जनरल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने ये कहा था कि 10% रिजर्वेशन हम जनरल वालों के जो गरीब लोग हैं उनको हम नहीं देंगे। लेकिन अभी जब हाल ही में देखिए ये मामला अपना चेंज कर लेगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। 1992 सुप्रीम कोर्ट का सीधा बयान था कि हम रिजर्वेशन जनरल वालों को नहीं देंगे जो उसका गरीब सेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपी मंडल की जो रिपोर्ट है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं जो हूं डिक्लेयर करता हूं कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात कह दी है। लेकिन वो 27% रिजर्वेशन देने की जो बात है वो उसके दो पैमाने होंगे। क्या, कि हम उन जातियों को ही देंगे जो सोशली कमजोर हो, मतलब सामाजिक तौर पे बहुत कमजोर हो ओबीसी में, और जो एजुकेशनली यानी कि शिक्षा के स्तर पे कमजोर हो, एजुकेशनली भी कमजोर होनी चाहिए, मतलब शिक्षा पे स्तर पे कमजोर होना चाहिए, समाज में भी कमजोर होना चाहिए। एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना किया, क्या, कि आप इकोनॉमिक तौर पे नहीं देखोगे, या आप ये नहीं कहोगे कि हमारे पास पैसा नहीं तो इसलिए हमको रिजर्वेशन दे दो। इकोनॉमिक रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हो ओबीसी में किसी को भी। यानी कि यदि आपकी आय, यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, कितनी, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपया से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ओबीसी का जो फायदा है वो आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। यानी कि आपकी इनकम 8 लाख रुपया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अनुसार, अगर आप थोड़ा सा भी पता हो अगर आपको, तो एक फैमिली में जो है अगर आपकी 8 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम ज़्यादा होगी तो आपको नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर 8 लाख रुपए नहीं कहा था, कुछ और कहा था। तो मैं आपको बता दूं उस समय के अनुसार पैसे कम लगाए थे, बट अभी का मैं करंट का ताज़ा एकदम हाल आपको बता रहा हूं कि अभी 8 लाख रुपए है, इतना रट्टा मान लो। अब जो है अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट दिया क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर ये क्या होती है जातियों में, क्रीमी लेयर हो सकता है आपने भी पहली बार ये नाम सुना हो, क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर क्या होती है, तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है, ये क्रीमी लेयर में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन ओबीसी कैटेगरी में जो जातियां 8 लाख रुपया से ज़्यादा कमाती हैं, तो वो तो ओबीसी में बहुत धनधान्य है, उनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि कुछ निचली जाति के लोग बहुत अमीर होते हैं, तो उनको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। मतलब रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए जो वाकई में उसका हकदार हो। जैसे मान लीजिए
कोई बिल्कुल नीची जाति का होता है बट उसका फिर भी जो है इतना आलीशान मकान वगैरह सब कुछ बना होता है, सब कुछ होता है, उसके पास गाड़ी सब है, तो उसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं जो ऊंची जातियां हैं, निचली जातियों में, समझिए मतलब नीची जातियों में भी कुछ अमीर लोग होते हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को नाम दिया क्रीमी लेयर कि आप क्रीमी लेयर के हो और आपकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपया से ज़्यादा है, तो आपको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, इनको निकाल करके बाहर करो। ओबीसी में आते हो चाहे ना आते हो, मतलब ओबीसी में अगर आता भी है तो इनको जो है रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ाइए। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में मिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन तो सब में दो, जैसे रिजर्वेशन का जैसे मान लीजिए मैं मान लो कोई अधिकारी बन गया तो उसका प्रमोशन करने के लिए रिजर्वेशन थोड़ी ना है कि आप चाहो कि रिजर्वेशन हमें इसमें भी मिलना चाहिए कि आज दरोगा हो, कल एसआई हो, परसों एसपी हो, डीएसपी हो, इसमें रिजर्वेशन थोड़ी ना मिलेगा। रिजर्वेशन आपको सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में मिलेगा, मतलब आप दरोगा बन के बस ठीक है, इसके बाद ढंग का काम करोगे तो प्रमोशन होगा। आप ये कह दो कि मैं नीची जाति से आता हूं इसलिए आप मेरा प्रमोशन कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब प्रमोशन आपका जो है वो रिजर्वेशन के बेस पे नहीं होगा, सही बात कही, लेकिन सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार ने एक नया कानून बना दिया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो 77वां संविधान संशोधन सरकार ने जो है वो 77वां संविधान संशोधन कर डाला, यानी कि 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस बात को डिनाई करते हैं और इससे नहीं मानते हैं, और सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया कि हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को जो है एक वैल्यू देंगे, ये सरकार ने कहा। अब आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो कमजोर हो गई, मतलब उसके जजमेंट की कोई बात ही नहीं रही, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहती तो इसको भी बदल सकती थी बट उसने बदला नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हुआ। अब ये जो है, हाँ ये आप समझ लीजिए कि प्रमोशन में भी जो है, प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में मत दीजिए रिजर्वेशन, और सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया। किसके अनुसार, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अनुसार संशोधन कर डाला और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया हमारे भारतीय संविधान में, जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 16 क्लाज 4A। इसको जरा ध्यान से सुनिए, आर्टिकल नंबर 16 क्लाज 4A। इसमें कहा गया है सरकार के द्वारा कि हम जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, तो ये जो है सरकार ने कर डाला। चलिए मुद्दा आगे बढ़ाइए। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है जो रिजर्वेशन दोगे, रिजर्वेशन टोटल जोड़ जाड़ के जितना भी आपको रिजर्वेशन देना हो दे लीजिए, लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि 100 पद निकले, 100 में सब सारे पद रिजर्वेशन ही है, फिर उसमें लड़ेगा कौन, मतलब किसी को मौके नहीं मिलेगा, सब रिजर्वेशन वाले मान ले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गठजोड़ करके जो कर लीजिए, बट 50% से ऊपर रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हो। तो ये जो है बात आपको पता होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, क्या बात कही, वो बात ये कही कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक ये 50% लिमिट ना बढ़े तो ही अच्छा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैरी फॉरवर्ड रूल को जो है अप्लाई कीजिए। नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इस बार भर्ती निकली और एससी कैटेगरी से जितने व्यक्ति आने चाहिए थे, एससी कैटेगरी से रिजर्वेशन के अंतर्गत जितने व्यक्तियों की भर्ती होनी चाहिए थी, मान लो खुदा ना खास्ता उतने अंक आए नहीं और उतने बच्चे भर्ती हो नहीं पाई, तो सरकार ने कहा क्या उनको अगली साल हम रिजर्वेशन दे सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप रिजर्वेशन सिर्फ उसी साल में दोगे। अगर भर्ती में बच्चे नंबर ला पा रहे तो ठीक है, अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते हो कि इस साल के बच्चों को आप एक्स्ट्रा रिजर्वेशन और बढ़ा दो अगली साल, ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, लेकिन सरकार नहीं मानी और सरकार ने फिर जो है इसको एक संविधान संशोधन कर डाला और सरकार ने एक नया आर्टिकल जोड़ डाला जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 16 क्लाज 4B, जिसमें जो है ये जो है ओवरराइड इसको कर दिया जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो सरकार अप्लाई कर सकती है। यानी कि इस बार अगर भर्ती में सारे बच्चे ना आ पाए किसी एक विशेष सोशल ग्रुप से, तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था इंदिरा साहनी केस 1992 का, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसका मैंने जजमेंट आपको बहुत डिटेल में, बहुत कायदे में समझा दिया। अगला बात कर लेते हैं, ये पहला केस था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एकदम जो है
उसका दिमाग भन्ना गया कि ये सब क्या कर रही है सरकार, हमने जो जजमेंट दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने के पास, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंतजार में बैठी थी कि एक हमारे पास केस फिर कोई आए, तो गलती से केस आ भी गया जिसका नाम था एम नागराज केस। ये नागराज केस था और इस नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सरकार को एक जो है जजमेंट दे देगी। और ये केस कब का है? ये है 2006 का केस। 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि चलिए आप जो प्रमोशन वमोशन आपको करना हो वो कर लीजिए, जो भी आपने संशोधन किए हैं मैं उनको वैलिड करती हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है कि आपने संविधान संशोधन करके जो आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4B, आर्टिकल नंबर 16 क्लास 4A जो आपने जोड़े हैं हमारे जजमेंट को ना मान करके, उसको मैं वैलिड मानता हूँ और जो है ये सही है, ठीक कर लिया तो कर लिया। लेकिन एक बात ज़रा याद रखना कि आर्टिकल नंबर 335 को भी इसने सही ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी मैं आपको बता दूं। इसने कहा कि प्रमोशन वमोशन जो भी आपको देना है, प्रमोशन वमोशन जो भी आपको देना है वो आप दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी ना आए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी जो है खराबी ना आए। मतलब जो एफिशिएंसी है, जैसे ये नहीं कि आपने कोई भी कूड़ा कबाड़ सब भर लिया उसमें और पता चला सब एक तरीके से करप्ट व्यक्ति सब भर लिए गए और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं पा रहे हैं, संभालने की उनके पास ताकत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई खराबी नहीं आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ये याद रखना। दूसरी बात ये भी कही कि हमें ज़रा डेटा चाहिए कि आपने किस आधार पे, जैसे मान लो अपने फूफा भतीजा सबको जो है भर लिए अपने उसमें नौकरियों में और हमें पता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं अपने परिवार वालों को ही प्रमोशन मत दिए पड़े हो, तो किस आधार पे आपने प्रमोशन दिया उसका भी कारण हमें बताइए। क्या आपके पास कोई डेटा था, क्या आपके पास कोई सबूत था कि इसमें जो है इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसका डेटा जरा हमें दीजिए आकर के। यानी कि आपको एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा यदि आपको प्रमोशन देना है। तो सरकार जो है अब सदमे में आ गई कि अब जो है कहाँ से डेटा लाया जाए, अब तो हम प्रमोशन भी नहीं दे सकते हैं। तो ये एम नागराज केस था, हालांकि इस पर बहुत लंबा चौड़ा बवाल मचा और बवाल मचा तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जो है फिर हल्का पड़ा और फिर एक केस हुआ 2018 में। समझिए बात को। तो हम देखिए आपको बहुत कायदे में समझा रहे, बहुत फायदे में समझा रहे। 1992 का इंदिरा साहनी केस मैंने आपको बताया, फिर मैंने एम नागराज केस बताया 2006 का, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक तीसरा केस जो केस है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, LNG केस। और ये केस कब का है? ये केस है 2018 का। ये केस है 2018 का, जिसको जो है लीड किया था ऑनरेबल CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने। और इन्होंने जो है कहा, अपने पुराने जजमेंट को बदल दिया और इन्होंने कहा कि प्रमोशन देने के लिए कोई भी डेटा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने जो एम नागराज केस में जजमेंट दिया था उसको अपने खुद ही बदल दिया, कहा कि प्रमोशन में जो है डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दीपक मिश्रा जो CJI थे उस समय के, उन्होंने जजमेंट दिया किसमें? जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस, जो बिल्कुल अपोजिट था किसका? एम नागराज केस का, क्योंकि इस पर बवाल मचा था इसलिए। वहीं पे बात की जाए, अगला एक और केस हुआ। एक और केस कौन सा हुआ तो समझिए। देखिए मैं सारी चीज़ें जो है रिसर्च करके बहुत बढ़िया से लाता हूँ, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ। ऐसा वीडियो मैं गारंटी देता हूँ कहीं है ही नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक ठोक दीजिए। और अगला देखिए जो केस था उसका नाम था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज देविंदर सिंह 2020 का केस। इसमें क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो है जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हमने इंदिरा साहनी केस में दिया था, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी केस में हमने OBC जाति के लिए दिया था, OBC कैटेगरी के लिए दिया था, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अब SC कैटेगरी में भी लगेगा। हाँ, मतलब अभी तक SC कैटेगरी में नहीं लगता था कि SC में भी कोई अमीर हो सकता है। ऐसा पहली बार कब माना गया? 2020 में माना गया। कहा कि अब सब कैटेगराइजेशन यानी कि एक जातियों के अंदर भी उपजाति निकलेगी और जिसकी इनकम अच्छी खासी है SC में, उसको बाहर करो रिजर्वेशन कैटेगरी से। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो कब दिया? वो दिया गया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह के केस में 2020 के। अगला अगर केस की बात की जाए, अगला जो केस अब केस कुछ नहीं है, अगला जो तो मैं आयोग की बात कर लेता हूँ। आयोग कहाँ गए? आयोग ये थे। मैंने आपके 2 आयोग की बात की, दूसरा आयोग था वो काफ़ी जो है, उसके बाद मैंने केसों की बात की।
तो पहला आयोग था 1955 का कालेलकर कमीशन, दूसरा आयोग बना 1979 में बीबी मंडल कमीशन, और तीसरा आयोग बना 2017 में। 2017 में, अब हम 2017 पे आ चुके हैं। 2017 में आयोग बना जिसका नाम था रोहिणी कमीशन। ये रोहिणी जो थी, ये रोहिणी जो है ये हाई कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। और ये रोहिणी कमीशन बना, रोहिणी आयोग बना, किसके लिए बना? ये इसके लिए बना, और ये 2023 तक शायद रहेगा, जहाँ तक मुझे याद है ये 2023 तक रहेगा, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसने जो है ये किस चीज़ पे सजेशन देने के लिए बना है? ये इस बात पे विचार कर रहा है कि क्या सब कैटेगराइजेशन ओबीसी में जो सब कैटेगराइजेशन है वो किस आधार पे होना चाहिए? क्या उसका सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ही होना चाहिए कि 8 लाख रुपया बस देख लो बस, क्योंकि सब लोग फर्जी भर देते हैं कि हमारी इनकम इतनी है नहीं, और सब रिजर्वेशन का फायदा ले लेते हैं। इसके लिए क्या कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाई जाए जिससे ओबीसी जाति के अंतर्गत जो सब कैटेगराइजेशन है, जो क्रीमी लेयर है, उसको कायदे से बाहर निकाल करके लाया जा सके? तो इसके लिए रोहिणी कमीशन बनी है, जो अपनी रिपोर्ट जब भी देगी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये रोहिणी कमीशन 2017 में बनी थी। तो अब मैंने जो है लगभग 1 आवर होने जा रहे हैं, 1 घंटा होने जा रहा है। मैंने जो है आपको सबसे पहले SC एंड ST से रिलेटेड जितने भी कानूनी प्रावधान थे मैंने आपको सारे बता दिए। अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि OBC रिलेटेड जितने भी कानून कायदे थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अब एक फाइनल बात मैं कर लेता हूँ, जो बात है इंदिरा साहनी केस की, और इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। इंदिरा साहनी केस में मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरल कैटेगरी के 10% लोगों को, जो जनरल कैटेगरी में 10% गरीब लोग आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, इंदिरा साहनी केस में कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया। अब उस पर बात करते हैं, और एक नई कैटेगरी ला दी जिसको कहते हैं EWS। ये क्या होते हैं EWS, जरा इसको भी समझ लेते हैं हिंदी में। तो EWS जो है, अब देखिए मैंने ये सब खत्म कर दिया है, अब हमारा बात होगा EWS पे। इंदिरा साहनी केस में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कह करके कि हम जनरल की जो वीकर कैटेगरी हैं उसको ये नहीं देंगे। लेकिन बाद में जो है ये अभी हाल में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस पर मान गया है और इस पर तैयार हो चुका है, और कहा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके जो वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी में कुछ कमजोर, सारे थोड़ा ना जनरल वाले अमीर होते हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब भी होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उसमें कमजोर लोग हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन दे दो। चलो, तो देने की जब बात हुई तो एक नई कैटेगरी और बनी जिसका नाम है EWS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये जजमेंट क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल एक केस था, केस ही से देखो आता है सब कुछ, याद रखिएगा, क्योंकि केस नहीं होगा तो जजमेंट कहाँ से आएगा, सवाल ही नहीं उठता जजमेंट का। तो केस था जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। मतलब सरकार के खिलाफ केस किया गया था, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें जो है आप इसके पीछे थोड़ी पॉलिटिक्स, राजनीति को भी समझिए। राजनीति इसके पीछे ये है कि जनरल वालों को भी थोड़ा खुश किया जाए तो कुछ वोट बैंक और बढ़ेगी। तो आप जरा समझिए, यहाँ पे जब 2013 में एक केस किया गया तो केस किसके खिलाफ होगा? ये केस था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ। लेकिन उसके बाद आई मोदी गवर्नमेंट। तो जनरल कैटेगरी में कुछ लोगों को खुश करना है, इसको खुश करने के लिए जो है ये केस में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था उसने जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों का मतलब क्या है? गरीब लोगों का मतलब है जिनकी इनकम, फिर वही पैमाना ले लो, जिनकी इनकम 8 लाख रुपया से कम है जनरल में, उनको जो है ये EWS का फायदा मिलेगा। और इनको आरक्षण दिया कितना गया ये तो पहले समझ ही लो, 10% दिया गया, 10%। और मैं आपको बता दूं इसका फायदा वो भी लोग उठा सकते हैं जो SC कैटेगरी से नहीं आते हैं, जो ST कैटेगरी से नहीं आते हैं, जो OBC कैटेगरी से नहीं आते हैं। ठीक है, ये इनसे नहीं आते हैं, ये बात याद रखिएगा। हाँ, यानी कि जनरल का गरीब व्यक्ति होना चाहिए, या फिर जिसने अभी कोई भी फायदा नहीं लिया है वो EWS का भी फायदा ले सकता है अगर उसकी एक 8 लाख वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। बट वो SC ST OBC कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, बात हिंदी में समझ लो। अब मैं आपको बता दूं कि 10% जो रिजर्वेशन है ये मिलेगा कहाँ पे? तो ये मिलेगा एजुकेशन में, शिक्षा में मिलेगा, एडमिशन में, और ये आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉबें होती हैं, सेंट्रल जॉब्स जितनी भी होती हैं, तो उसमें भी जो है आपको मिल जाएगा। यानी कि सेंट्रल जॉब्स में जो है आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और 8 लाख रुपया इसका ये निर्धारण किया गया। क्या सिर्फ 8 लाख रुपया ये देख करके इसमें EWS का आपको सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है?
तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 8 लाख रुपया ही इसका क्राइटेरिया नहीं है, और भी इसमें थोड़े क्राइटेरिया हैं, वो भी आप ज़रा समझ लीजिए। आपका जो रेजिडेंशियल फ्लैट है, यानी कि जो आपका निवास है, स्थान है, वो 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। दूसरा इसका जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो भूमि है, आपका जो खेत है, वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। तीसरा जो इसका कंडीशन है वो ये कह रहा है कि आपका जो रेजिडेंशियल प्लाट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। फिर आपका अगर म्युनिसिपल एरिया से अगर बाहर आता है तो वो जो प्लाट है आपका, वो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तो इसकी 4 शर्तें हैं, अगर उसका आप पालन करते हो, और अगर आप SC और ST और OBC कैटेगरी नहीं आते हो और आपकी इनकम 8 लाख रुपया से कम है, तो आप धूमधाम से EWS का फ़ायदा उठा सकते हो। अब इसके बारे में जो है कुछ ज़्यादा कानून वानून है नहीं, और जो ये था मैंने आपको जितना भी EWS के बारे में बताना था बता दिया। 2 कानून है, उसको ज़रा समझ लीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को ख़त्म द एंड करते हैं। तो इसका दो ही है, एक है आर्टिकल नंबर 15 क्लास 6 से एंड आर्टिकल नंबर 15 क्लास 6B। ये कहता है कि एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम एक विशेष सीटें आरक्षित करेंगे EWS कैटेगरी को, यानी कि एजुकेशन में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें एडमिशन के लिए जो है इनको हम विशेष तरजीह देंगे, उनके लिए सीटों का एलोकेशन किया जा सकता है EWS वाली को। बट हम उन स्कूलों में हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं जो माइनॉरिटी के स्कूल होते हैं, जो आर्टिकल नंबर 30 क्लास 1 में स्पेसिफाई जिनको किया गया है, उनको छोड़ करके बाकी चाहे जो कोई भी स्कूल हो, एडेड हो अनएडेड हो, किसी प्रकार का स्कूल हो, सब में EWS को कुछ ना कुछ दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी जो है चैलेंज आप नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला मुद्दा आते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16 क्लास 6। आर्टिकल नंबर 16 क्लास 6 कहता है कि कुछ सरकारी जो पोस्टें होती हैं, जो नौकरियां निकलती हैं, उसमें भी जो है EWS कैटेगरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। तो बस इतना ही था जो था। तो मैंने आपको जो है इस वीडियो में मैंने आपको बताया SC एंड ST कैटेगरी के बारे में, सारे संवैधानिक जितने भी बवाल हुए उन सब के बारे में बताया। OBC के बारे में मैंने सारे आपको केसेस लेकर के सब कुछ बताया। EWS के बारे में बताया। तो ये कंप्लीट वीडियो था, जिसके बाद जो है कुछ भी नहीं बचा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देख पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपका कोई नया टॉपिक हो तो उसको भी जो है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। धन्यवाद।